भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन इसे चलाता कौन है? क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री और उनके मंत्री हैं? मुझे हमेशा ये बात फैसिनेट करती है कि इतने बड़े देश को चलाने वाला सिस्टम आखिर कागज पर दिखता कैसे है। अक्सर हमें लगता है कि सत्ता कुछ गिने चुने चेहरों के हाथ में है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा जटिल और दिलचस्प है। भारतीय संविधान ने शक्तियों का एक ऐसा जाल बुना है जहां कोई भी एक व्यक्ति या संस्था मतलब निरंकुश न बन सके। यह सिर्फ पदों का एक पिरामिड नहीं है, बल्कि शक्तियों के संतुलन यानी चेक्स एंड बैलेंसेस की एक बहुत सोची समझी व्यवस्था है। बिल्कुल। आज इसी पहेली के टुकड़े जोड़कर देखते हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं वो 2026 के नवीनतम डेटा के साथ भारत के सत्ता के ढांचे का एक पूरा खाका खींचते हैं। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और उन प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों तक जो इस लोकतंत्र के असली स्तंभ है, ये पूरा ढांचा काम कैसे करता है। चलिए शुरुआत करते हैं देश के प्रथम नागरिक से, भारत के राष्ट्रपति से। हाँ, संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की सारी कार्यपालिका शक्ति मतलब एग्जीक्यूटिव पावर उन्हीं में निहित है। हाँ, और मौजूदा 15वें राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। संविधान के हिसाब से तो देश चलाने की सारी जिम्मेदारी और पावर राष्ट्रपति के नाम पर है। प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश और यहाँ तक कि सीएडी जैसे सबसे महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। सुनने में तो लगता है कि ये देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। कागज पर तो ऐसा ही लगता है, लेकिन यहीं पर एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है जो पूरी कहानी बदल देता है। वो है अनुच्छेद 74, जो साफ कहता है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। बिल्कुल, और राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग इसी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेंगे। अच्छा, तो फिर एक आम सवाल जो लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या राष्ट्रपति का पद सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह है? अगर उन्हें हर काम प्रधानमंत्री के सलाह पर ही करना है, तो फिर इस पद की अपनी क्या अहमियत रह जाती है? रबर स्टैंप कहना थोड़ी ज्यादती होगी। हाँ, 99% मामलों में वो कैबिनेट की सलाह पर ही काम करते हैं, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां होती हैं जहां राष्ट्रपति के विवेक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे कि मिसाल के तौर पर जब किसी चुनाव के बाद त्रिशंकु संसद की स्थिति बनती है, मतलब हंग पार्लियामेंट, जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता। सही, तब ये राष्ट्रपति का विवेक होता है कि वे सरकार बनाने के लिए किसे आमंत्रित करते हैं। ये एक बहुत बड़ी शक्ति है। समझ गई। तो वो राष्ट्र की गरिमा और एकता के प्रतीक तो हैं ही, लेकिन कुछ खास मौकों पर उनकी भूमिका निर्णायक भी हो सकती है। और यहीं से सरकार के वास्तविक प्रमुख यानी प्रधानमंत्री की भूमिका सामने आती है। एकदम, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन वो अपनी मर्जी से किसी को भी नहीं चुन सकते। अनुच्छेद 75 के तहत उन्हें लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को ही प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है। एक बार नियुक्त होने के बाद सरकार का दिन प्रतिदिन का कामकाज, नीतियों का निर्धारण और मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा सब कुछ प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होता है। और राष्ट्रपति की लगभग सभी शक्तियों का प्रयोग असल में प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट की सलाह पर ही होता है। स्रोतों में यह भी बताया गया है कि प्रधानमंत्री पद के नाते नीति आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं, जो देश की आर्थिक योजना में एक अहम भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल, ये शक्तियों के विभाजन का एक क्लासिक उदाहरण है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल से लिया गया। वेस्टमिंस्टर मॉडल ये क्या है? ये ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली का नाम है, जहां एक संवैधानिक प्रमुख होता है, जैसे राजा या रानी। हमारे यहाँ राष्ट्रपति। हाँ, लेकिन वास्तविक शक्तियां एक चुनी हुई सरकार के पास होती हैं, जो अपनी शक्तियों के लिए सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होती है। हमने भी यही मॉडल अपनाया है। तो इसका मतलब असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के पास है, लेकिन फिर तो ये एक तरह की तानाशाही हो सकती है। क्या संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जो सरकार की शक्ति पर लगाम लगा सके? ये एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल है, और इसका जवाब हाँ है। संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरा ध्यान रखा था। उन्होंने सरकार के समानांतर कई स्वतंत्र संस्थाएं बनाई, जिन्हें हम लोकतंत्र के वॉचडॉग्स या प्रहरी कह सकते हैं। अच्छा, वॉचडॉग्स। हाँ, इनका काम ही सरकार के कामकाज पर नजर रखना और व्यवस्था में निष्पक्षता सुनिश्चित करना है। इस सूची में सबसे पहला और शायद सबसे महत्वपूर्ण नाम मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आता है।
वर्तमान में इस पद पर राजीव कुमार है और संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी देता है। और इन पदों की सबसे बड़ी खासियत इनकी स्वतंत्रता है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता इतनी महत्वपूर्ण है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने जितनी ही कठिन है। अच्छा, ऐसा इसलिए किया गया ताकि कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चुनाव प्रक्रिया में दखल न दे सके और उन्हें डरा धमका न सके। अगला बड़ा नाम है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG का, जिसका जिक्र अनुच्छेद 148 में है। वर्तमान में इस पद पर गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। इनका काम सरकार के सभी खर्चों का ऑडिट करना है। सरल भाषा में कहें तो ये देखना कि जनता का पैसा सही तरीके से खर्च हो रहा है या नहीं। पर एक सवाल है, क्या सरकारें इनकी रिपोर्ट को गंभीरता से लेती हैं या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती हैं? ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन सच इससे अलग है। ये सही है कि CAG की रिपोर्ट बाध्यकारी नहीं होती, वो किसी को सजा नहीं दे सकते। लेकिन CAG अपनी रिपोर्ट सीधे राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। एक बार रिपोर्ट संसद में आ गई तो वो पब्लिक रिकॉर्ड बन जाती है। विपक्ष और मीडिया उसे हाथों हाथ लेते हैं। अच्छा, जैसे 2G स्पेक्ट्रम या कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाले? बिल्कुल। ये मामले देश के सामने इसीलिए आ पाए क्योंकि CAG ने अपनी ऑडिट रिपोर्ट में पहली बार इन पर उंगली उठाई थी। तो CAG की रिपोर्ट वो चिंगारी होती है जो बड़ी बड़ी जांचों को हवा दे देती है। कोई भी सरकारी से अनदेखा करने का जोखिम नहीं उठा सकती। वाह, ये तो वाकई एक बहुत शक्तिशाली नेमिंग एंड शेमिंग मैकेनिज्म है। अब आते हैं भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल पर। अनुच्छेद 76 के तहत R वेंकटरमणी इस पद पर हैं। ये भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार और सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सबसे बड़े वकील होते हैं। लेकिन क्या हम इन्हें भी CAG की तरह एक स्वतंत्र वॉचडॉग मान सकते हैं? नहीं, यहाँ थोड़ा फर्क है। महान्यायवादी का पद अन्य वॉचडॉग से अलग है। वो सरकार के विरोधी नहीं बल्कि सरकार के साथ मिलकर काम करते हैं। मतलब ये सरकार की टीम में है? एक तरह से, हाँ। उनका मुख्य काम सरकार को कानूनी मामलों पर सलाह देना और अदालतों में सरकार का बचाव करना है। इसीलिए उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, जिसका असली मतलब है कि वो तब तक पद पर रहते हैं जब तक सरकार का उन पर भरोसा है। तो जब सरकार बदलती है तो आमतौर पर महान्यायवादी भी इस्तीफा दे देते हैं। ठीक है, तो ये सरकार के कानूनी प्रहरी हैं, सरकार पर प्रहरी नहीं। इसी सूची में दो और बहुत महत्वपूर्ण पद हैं। पहला, संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष, जो अभी मनोज सोनी हैं, और दूसरा 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। UPSC की भूमिका तो हम सब जानते हैं। हाँ, लेकिन इसकी अहमियत को कम नहीं आंकना चाहिए। सोचिए, लाखों युवा अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल दिल्ली के मुखर्जी नगर या प्रयागराज की गलियों में इस एक परीक्षा के लिए लगा देते हैं। सही बात है। इसीलिए UPSC की निष्पक्षता सिर्फ एक संवैधानिक जरूरत नहीं, बल्कि लाखों लोगों के भरोसे का सवाल है। यह सुनिश्चित करता है कि देश के सबसे बड़े अधिकारियों का चयन योग्यता के आधार पर हो, किसी राजनीतिक सिफारिश पर नहीं। और वित्त आयोग, इसका काम क्या है? वित्त आयोग का काम बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में इसका गठन होता है। इसका मुख्य काम है केंद्र सरकार द्वारा वसूले गए टैक्स से जो पैसा आता है उसे केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटा जाए, इसकी सिफारिश करना। अच्छा, ये एक तरह से देश के वित्तीय संघवाद की नींव रखता है। वित्त आयोग की सिफारिशें ये तय करती हैं कि विकास के लिए किस राज्य को कितना संसाधन मिलेगा। अक्सर इन सिफारिशों पर केंद्र और राज्यों के बीच बड़ी राजनीतिक बहस भी होती है। तो ये तो हुए लोकतंत्र के प्रहरी। लेकिन भारतीय संविधान सिर्फ शासन चलाने का दस्तावेज नहीं है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ये सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने का भी एक माध्यम है। इसके लिए कुछ विशेष आयोगों की व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, और ये संविधान की आत्मा को दर्शाता है। संविधान निर्माताओं का मानना था कि राजनीतिक स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक समाज के सबसे वंचित वर्गों को सामाजिक न्याय और सुरक्षा न मिले। इसी सोच के तहत 3 प्रमुख राष्ट्रीय आयोग बनाए गए हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC अनुच्छेद 338 के तहत, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST अनुच्छेद 338A के तहत, और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC, जिसे अनुच्छेद 338B के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है।
लेकिन क्या ये आयोग सिर्फ सलाह देने वाली संस्थाएं हैं या इनके पास कोई वास्तविक शक्ति भी है? यहाँ जो बात इन आयोगों को बहुत महत्वपूर्ण बनाती है वो ये है कि ये केवल सलाहकार संस्थाएं नहीं है। इन्हें अपने अपने समुदाय के सदस्यों के अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ी शिकायतों की जांच करने के लिए सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं। सिविल कोर्ट की शक्तियां मतलब इसका मतलब है कि वे किसी भी व्यक्ति या अधिकारी को समन जारी कर सकते हैं, किसी भी सरकारी दस्तावेज की मांग कर सकते हैं और शपथ पर गवाही ले सकते हैं। एक तरह से ये अपने समुदाय के मानवाधिकारों के रक्षक हैं। ठीक है, हमने बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों और उनकी शक्तियों के बारे में बात कर ली है, लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों को, खासकर छात्रों को परेशान करता है, वो है इन सभी के कार्यकाल को याद रखना। ये काफी उलझा हुआ लगता है। हाँ, ये थोड़ा भ्रमित करने वाला हो सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे का तर्क समझ लें तो ये बहुत आसान हो जाता है। हम इसे 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। चलिए इसे आसान बनाते हैं। पहली श्रेणी है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। मुझे लगता है ये उन पदों के लिए है जिन्हें सबसे ज्यादा स्वतंत्रता की जरूरत है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसमें आते हैं CAG, मुख्य चुनाव आयुक्त और UPSC के अध्यक्ष। कार्यकाल की ये सुरक्षा उन्हें बिना किसी डर के अपना काम करने की आज़ादी देती है। उन्हें ये चिंता नहीं होती कि अगर सरकार उनके किसी फैसले से नाराज हो गई तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। दूसरी श्रेणी है 5 वर्ष का निश्चित कार्यकाल। इसमें आते हैं भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। वित्त आयोग का गठन भी हर 5 साल में होता है। ये तो सीधा साधा है। ये देश में एक राजनीतिक स्थिरता और नियमितता सुनिश्चित करता है। एकदम। हर 5 साल में जनता को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है और नई सरकार के साथ एक नया वित्तीय रोडमैप बनाने के लिए वित्त आयोग का गठन होता है। और अब आती है तीसरी और सबसे दिलचस्प श्रेणी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, यानी प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। जैसा आपने पहले बताया, इसका असली मतलब है सरकार की इच्छा तक। हाँ, इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं भारत के महान न्यायवादी और राज्यों के राज्यपाल। महान न्यायवादी सरकार के मुख्य वकील होते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उनका सरकार के साथ तालमेल हो। इसी तरह राज्यपाल राज्यों में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं, इसलिए उनका सरकार के विश्वास पात्र होना जरूरी माना जाता है। तो ये वर्गीकरण हमें समझने में मदद करता है कि कौन से पद सरकार के साथ हैं और कौन स्वतंत्र है। बिल्कुल, कौन से पद सरकार के साथ मिलकर काम करने के लिए हैं और किन पदों को कार्यकाल की सुरक्षा दी गई है ताकि वे स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से काम कर सकें। तो इस सब का क्या मतलब है? आज की हमारी पूरी चर्चा का सार क्या है? सार ये है कि भारत में सत्ता किसी एक व्यक्ति या एक पद में केंद्रित नहीं है। ये शक्तियों के एक जटिल लेकिन सुव्यवस्थित जाल में बटी हुई है। हर पद दूसरे पर किसी न किसी तरह से नजर रखता है। हाँ, ये एक ऐसी व्यवस्था है जहां राष्ट्रपति गरिमा के प्रतीक हैं, प्रधानमंत्री कार्य के प्रतीक हैं और CAG, CEC और UPSC जैसे स्वतंत्र पद निष्पक्षता के प्रतीक हैं। बिल्कुल। ये ढांचा ये सुनिश्चित करता है कि भारत में व्यक्तियों का शासन ना हो, बल्कि संविधान का शासन हो। हर कोई कानून और संविधान के दायरे में रहकर ही काम कर सकता है। और यही ढांचा, यही शक्तियों का संतुलन हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। ये उतार चढ़ाव के बावजूद पिछले 7 दशकों से इस विशाल और विविध देश को एक साथ बांधे हुए है। लेकिन एक सवाल मन में आता है, ये पूरा सिस्टम तब काम करता है जब देश में सामान्य परिस्थितियां हों, पर क्या होगा अगर ये पूरा सिस्टम ही एक पल के लिए थम जाए? अगर देश पर कोई बाहरी हमला हो जाए, युद्ध का खतरा हो या किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था ही पूरी तरह से विफल हो जाए, क्या संविधान ने ऐसी असाधारण परिस्थितियों के बारे में भी सोचा है? ये एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सवाल है। और हाँ, संविधान ने इसके लिए भी प्रावधान किए हैं। इन्हीं प्रावधानों को हम आपातकालीन प्रावधान यानी इमरजेंसी प्रोविजंस कहते हैं। अनुच्छेद 352, 356 और 360 ये संविधान के वो हिस्से हैं जो सरकार को ऐसी असाधारण शक्तियां देते हैं जो कुछ ही पलों में देश का नक्शा बदल सकती हैं। नागरिकों के मूल अधिकार तक स्थगित किए जा सकते हैं। सोचने वाली बात यह है कि इन शक्तियों का उपयोग कब और कैसे किया जा सकता है और उनके क्या परिणाम हो सकते हैं। इस पर हम अपनी अगली बातचीत में और गहराई से उतरेंगे।